प्रोग्राम जुर्मों सजा के साथ मैं हूं आपकी मेजबान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे 3 जराइम की कहानियां। पेशावर में शौहर का अंदोना कत्ल, कातिल बीवी और आशना का जुर्म कबूल करने के बाद शादी का इंकिशाफ। गुजरात में मुनशियात फरोशों से मुकाबले में 1 पुलिस एहलकार की शहादत और 4 मुल्जिमान की हलाकत। और सहराए थर में खुदकुशियों के बढ़ते हुए वाक़यात और उनके पीछे छुपे अवामिल पर खड़े सवालात। आइए शुरू करते हैं पेशावर से, जहाँ किसी की मोहब्बत ने एक शख्स को कब्र तक पहुँचा दिया। पेशावर में पेश आया एक खौफनाक कत्ल का वाक़या, जहां एक बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को कातिल कर डाला। बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि शौहर गैर मर्दों को घर लाता था, लेकिन कातिल और मकतूल की बीवी ने पुलिस की हिरासत में एतराफ़ किया कि कत्ल खातून की एक शख्स से दिलचस्पी का नतीजा था और वो जेल से रिहाई के बाद शादी का इरादा रखते हैं। नादिया सुबूही इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और तफ्तीशी अफसर से मज़ीद मालूमात ले रही हैं। जी नादिया सुबूही। पेशावर के नवाही इलाके हज़ारख्वानी के रिंग रोड पर रात के वक्त एक लाश मिलती है। पुलिस को इत्तला जाती है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस यहाँ से जो लाश को वो अपनी तहवील में लेती है और बाद में उनके वर्सा को इत्तला करती है। जहांगीर शाह को सलमान ने महज इसलिए कत्ल किया कि सलमान के उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे। अब अगर हम बात करें उस खातून की जो कि अपने शौहर को कत्ल करने में मुलव्विस है और अपने आशना के साथ मिलकर प्लानिंग करती है ताकि वो अपने शौहर से जान छुड़ा सके और वो अपने दोस्त के शौहर से शादी कर सके। यही पुलिस ने भी बयान में जो उनसे लिया है उसमें यही कहा गया कि वो खातून बहुत खुश है और उसका ये कहना है कि वो अपने शौहर से बहुत तंग थी और उसी शौहर की वजह से उसने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसका शौहर जो है वो मुख्तलिफ मर्द घर लेके आता था और उसे गलत काम पर मजबूर करता था। जबकि जिस बंदे ने उसको कत्ल किया है जो सलमान है, सलमान भी उसके शौहर का दोस्त था और वो उसके घर आता था, उनके घर में उनके खर्चात उठाता था। बकौल पुलिस के कि जो सलमान है उसने ख़ुद एतराफ़ किया कि वो महीने का बहुत अच्छा उनका ख़र्चा भी उठाता था, बहुत सारी रकम भी अदा करता था और वो चाहता था कि ये खातून जिसने अपने शौहर को कत्ल करवाने में अपने आशना का साथ दिया है वो और मर्दों के पास ना जाए, वो घर में ही रहे। लेकिन इसमें अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सलमान ने भी उस खातून से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे और यही वजह बनी कि उस खातून ने जो कि अपने शौहर को कत्ल करवाना चाहती थी और सलमान से शादी करना चाहती थी। सलमान जो पेशे के एतबार से नानबाई है और अच्छी खासी जो उसकी माली हालत है उसकी वजह से वो खातून उससे शादी भी करना चाहती थी। बावजूद इसके कि खातून 3 बच्चों की माँ है, उसने अपने शौहर को अपने आशना के साथ मिलकर प्लानिंग की और कत्ल करवा डाला। हम इस केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद आरिफ साहब से बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि केस में क्या पेशरफ्त हुई है। सर ये बताइएगा कि अब तक केस में क्या क्या सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है मुरहा 18/12/2024 को एक कत्ल हुआ था जो अनट्रेस था। मुल्ज़िमान में इसका मालूम नहीं था। इसके भाई मुश्ताक ने नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दावेदारी की है। इसके बाद अफसरान बाला ने नोटिस लिए हुए टीम बनाया और मकतूल के मोबाइल नंबरात का डेटा हासिल करके इस पे काम किया है। ये मुल्ज़िम एहसान जो है इसको शामिल तफ्तीश करके इसके बदलते हुए बयानात कुछ में से कुछ मशकूक नज़र आ रहा था। सर आप इनके इलाके में भी गए होंगे, आपको इलाके वाले क्या कहते हैं कि ये एहसान इनके घर आता था? इस औरत के किरदार के बारे में आपने मालूमात ली? यार इस तरह का कोई किसी ने नहीं बताया, लेकिन मोबाइल के साथ इसके राबिते थे, मोबाइल पे राबिते थे दोनों के दरमियान। तो बस फिर दिन रात मेहनत के बाद जो है हम अपने मकसद में कामयाब हुए और मुल्ज़िमान को दोनों गिरफ़्तार करके चालान अदालत कर चुके हैं। सर वो कहती है कि बड़ा गैरतमंद कातिल है। एक औरत अपने शौहर को कत्ल करवा देती है और फिर कहती है जो कातिल है बड़ा गैरतमंद है। तो आम तौर पे पुलिस के पास इस तरह के केसेस आते हैं कि ये अपनी नौयत का अनोखा केस है? नहीं, इस तरह तो कोई गैरत का तो हमें पता नहीं है कि वो गैरतमंद था या नहीं था। कातिल और मकतूल की बीवी ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया, लेकिन मकतूल के बच्चों का क्या बनेगा? क्या ये जुर्म गैरत के नाम पर किया गया या महज एक इश्क की अंधी कहानी थी? नादिया सुबूही मौजूद हैं मकतूल के भाई के पास, आइए उनका मौक़िफ़ सुनते हैं।
अब हम बात करेंगे मकतूल जहांगीर शाह के भाई से। उनसे मालूम करते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उनके भाई को किसी ने कत्ल कर डाला है। सर ये बताइएगा आपको कैसे इत्तला मिली, क्या हुआ था उस रोज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पुलिस का और पुलिस अफसरान का और इन्वेस्टिगेशन अफसरान का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस केस में हमारी बड़ी मदद की है। और सबसे पहले ये ख़ास ये बात है कि हमको पता चला इन्वेस्टिगेशन अफसरान से कि मुलजिम एहसान उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया है। सर ये बताइएगा कि जो जहांगीर शाह हैं वो कहाँ से आ रहे थे? क्या आप लोगों को पता चला था कि उनको कत्ल कर दिया? कैसे मालूम, कैसे इत्तला आई आपको? वो जी सरकी में काम करता था, मोटरसाइकिल पहियों का। वो काम से आ रहा था, घर के रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया। घर से ज़रा थोड़े से फासले पर उनको कत्ल कर दिया गया। 2 गोली मारी, एक कंधे पर मारे, एक सीने पर 2 गोली मारी जी उसको। नहीं तो सुनने में ये आ रहा है कि ये तो अंधा कत्ल था, पता ही नहीं चल रहा था। आपको इत्तला कब हुई थी? हमको इतना तकरीबन 4-5 दिन बाद पता चला। पुलिस अफसरान और इन्वेस्टिगेशन अफसरान से पता चला कि जो मुलजिम है एहसान, उन्होंने कत्ल किया इनको। हाँ जी। नहीं आप ये मुझे बताइएगा कि रात को उनका कत्ल हुआ था, तो आपको उसी वक्त पता चल, कितनी देर बाद पता चला था? तकरीबन 8 बजे, रात के 8 बजे थे कि हमको मालूम हुआ कि आपके भाई को 2 गोली मार दिया गया है और आप अस्पताल पहुँचे। मैं फिर अस्पताल पहुँचा तो उनकी जान चली गई थी। अच्छा ये जो खातून इल्ज़ाम लगा रही है आपकी भाभी कि वो अपनी बीवी से गलत काम करवाता था और एहसान भी यही वजह कि उनके घर जाता था, ये ज़रा इसकी वजाहत करें, ऐसा था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मकतूल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये अपनी जान बचाने के लिए एक गलती बयानी कर रहे हैं। हाँ जी, यही बात है और कुछ ख़ास बात नहीं है इसमें। आप मुझे बताएंगे एहसान का और आपकी भाभी का क्या मामला था? ये तो उन दोनों का प्यार मोहब्बत का मामला था, तो इसी वजह से दोनों की वो क्या आप कह रहे हैं कि लेन देन था ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जहांगीर को कत्ल कर दो, तो एहसान ने जहांगीर को कत्ल कर दिया गया। सर आप समझते नहीं हैं कि इन्होंने प्लानिंग की थी दोनों ने मिलकर और इसलिए उसको मारा है? बिल्कुल जी, प्लान के मुताबिक किया ये सब। हमको तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पुलिस अफसरान से और इन्वेस्टिगेशन अफसरान से मालूम पड़ा है कि इस मुलजिम जो है एहसान है और ये मेरी भाभी और एहसान दोनों मिलकर इन्होंने कत्ल किया है जी। सर ये एहसान जो है ये गैर बंदा था, ये घर में भी आता था, फिर ये कहते हैं ख़र्चा भी पूरा करता था, ऐसा था? नहीं जी, एहसान कभी घर नहीं आए थे। बार मेरे ख्याल से मुलाकात दोनों की हुई है और कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है इसके बारे में। हाँ अभी बताएं कि जहांगीर शाह के बच्चे कहाँ हैं? वो हमारे घर में है जी। 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत से भी, पुलिस अफसरान से भी और इन्वेस्टिगेशन अफसरान से भी। हम बस इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। सर अपने भाई के बारे में बताइए कि भाई आपका कैसा था? वो कहते हैं कि लोफर सा था, बदकिरदार था, ज़रा उसकी। नहीं जी, ये सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि वो पैसे कमाता था, घर में देता था अपनी बीवी को, अपने बच्चे भी खुश रखता था और अपनी बीवी को भी खुश रखता था। नाज़रीन, कत्ल, मोहब्बत और बेहिस्सी की इस कहानी ने माशरती इक़दार पर सवालात उठा दिए हैं। क्या ये कत्ल हमारे कानूनी निज़ाम की नाकामी है या इखलाकी ज़वाल की निशानी? पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस तमाम वाक़े में हमने बात करने की कोशिश की है पुलिस से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना यकतूत के DSP शेर अफजल के साथ। उनसे मालूम करते हैं कि वाक़े की तफसील है क्या। सर ये बताएगा कि वाक़या कैसे रुनमा हुआ, कैसे पुलिस को इत्तला मिली, ज़रा तफसील से बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 18 दिसंबर को वो हुआ है। शाम के वक्त ये रिंग रोड जो है हमारे साथ हमें इत्तला मिली यहाँ पर एक जमल उम्र शख्स को किसी ने कत्ल किया है। लोगों ने उसको इलाज मुआज के लिए LRH शिफ्ट किया है, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाकर वहाँ पर वो वफ़ात पा गया है। हम फ़ौरन LRH पहुँच गए। वहाँ पर उसके भाई मुश्ताक ने जो उसकी वो रिपोर्ट की कि उसका जो है भाई है जहांगीर, उसको किसी ने कत्ल किया है। चूँकि एक
कत्ल जो है रात वक्त हुआ था और ब्लाइंड मर्डर था, मैं कोई किसी को डायरेक्ट चार्ज नहीं किया था। इसमें अफसर ने हमें टॉस दे दिया और उसके लिए बाकायदा उन्होंने वो AGR टीम मुकर्रर की। इसमें DSP इन्वेस्टिगेशन OAA हमारे वो थाने का SHO में ख़ुद टीम मुकर्रर की। हमने दिन रात इस पर बहुत काम किया। हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ज़रियों पर तफ्तीश शुरू की। CDR निकाली, उसके जो दोस्त थे रिश्तेदार थे उनको इंटरोगेट किया, उसकी इंटरव्यू ले लिए। मौके से हमने जो है शाहिद इकट्ठे किए, ब्लड वगैरह जो हॉल है उसको हमने रिकवर किए, लेकिन हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। उसके जो करीबी दोस्त थे उनको हमें बहुत इंटरोगेट किया। हमें फिर शक उसके एक दोस्त पर पड़ गया एहसन का। तो फिर हमें पता चल गया कि वो रपोश हो गया है, वो वक़्त के बाद जो है वो उन्हें लाकर छोड़ दिया है। तो 3 दिन बाद हमने उससे रब्ता किया, हमने उसके CDR वगैरह सारे निकाल दिए। जब मैं उसको पहले मरतबा हमने कॉल किया, थाने को हमने बुला लिया, हमने उसको इंटरोगेट किया, इंटरव्यू लिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। और लेकिन वो हमारा अंडर वॉच था, हमने उस पर क्लोज वॉच किया हुआ था। जब CDR वगैरह वो हमें मौसूल हुए, हमने दोबारा उसको कॉल किया कि आप आ जाएँ। जब वो आ गया तो उन्होंने कहा कि हम जो वक़्त के दिन में पेशावर से बाहर था, मैं मौजूद ही नहीं था। सर, आपको जब बताया गया कि यहाँ लाश पड़ी है, आप लोगों ने वहाँ पर LRH जो मुंतकिल किया, उसके बाद जो सामने आया कि उसकी बीवी मुलविस थी, तो कैसे मुमकिन है कि एक बीवी अपने शौहर को मार दे? उसका जो है उसके औरत का जो है उसके सावन का जो मकतूल है उसका किरदार बहुत मशकूक था। हमने जब जो बंदे को कातिल को हमने वो इंटरोगेट किया, उसको पकड़ लिया, सामने शवाहिद रखने के बाद वो उन्हें सच उगल दिया कि हाँ ये कत्ल मैंने किया है। और जो उसका जो है मकतूल है उस औरत का शौहर, वो अपनी बीवी को गलत इस्तेमाल करता था और मैं उसको घर के सारे खर्चात वो ख़ुद उठाता था। उसके कपड़े, उसका डॉक्टर, जूते, जो भी थे, खाना पीना, वो उसको मुहैया करता था। और उसने उसको कहा भी था उसको शौहर को कि आपने उसको गलत इस्तेमाल नहीं करने, उसकी जो भी ज़रूरत है मैं पूरा करूँगा हर तरीके। लेकिन फिर भी वो जो है वो नहीं मान रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने उसको जो है वो रात से हटाने का फ़ैसला किया है। सर, एक तरफ ये है कि शौहर अपनी बीवी के लिए बाहर से मर्द लाता है घर के गुर्बत की वजह से और गलत काम पे अपनी बीवी को उसकी तरफ माइल करता है। दूसरी तरफ ये एहसान है जो कातिल भी है, तो ये गैरत अपनी बता रहा है कि इस औरत को और किसी के हवाले ना किया जाए, उसके साथ उसके भी फैमिली मतलब फ़िज़िकल रिलेशन थे। तो यकीनन एहसान ने भी तो गलत ही किया ना, जायज़ उसके ताल्लुक़ नहीं थे। तो उस पर आप क्या समझते हैं? ये केस बहुत वो नहीं है, मुश्किल सा केस है, बड़ी उलझने है इसमें, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें उलझने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कातिल है उस पर जो है वो ताल्लुकात पैदा हुए, उसके बाद दोनों के दरमियान इश्क हो गया था। उन्होंने सारे खर्च उठाने का फ़ैसला किया है और उसको कहा भी था कि उसकी आपकी जो भी मजबूरी हो, जो भी खर्च घर के खर्च मैं ख़ुद उठाऊँगी, लेकिन आपने उसको जो है किसी और के साथ पेश नहीं करना है। जो कातिल है उसकी भी 2 बीवियाँ हैं। एक बीवी जो है वो फौत हो गई है, उसने दूसरी शादी की है, उसके 6 बच्चे हैं। अब जैसे उसके तीसरी औरत से उसका जो ताल्लुकात पैदा हुए थे, ये तीसरी औरत है उसकी। सर, तो क्या ये जो एहसान है, जो कातिल है, क्या ये इतना मालदार था कि ये उस घर के खर्चे भी पूरे कर रहा था और इस औरत की वजह से मतलब इस इश्क में मुब्तला होके वो इतना बड़ा काम कर रहा था कि पूरे घर का खर्चा उठाना और सारा? हाँ, उसकी जो है माली हालात वो मकतूल से कदर बेहतर थे, क्योंकि उसकी जो वो नान भाई की दुकान है, रोटी की दुकान है, तो उसकी जो है वो बिजनेस या रोटी वगैरह जो दुकान खूब जो है वो चल रही थी। सर, ये खातून इसने जो एतराफ़ किया, क्या ये भी इसमें मुलविस थी? क्या इन्होंने कोई प्लानिंग की थी शौहर के कत्ल के लिए अपने उस दोस्त के साथ मिलके जो इसका आशना था खातून का? बज़ाहिर तो औरत ने नहीं कहा कि हमने प्लानिंग की थी, लेकिन उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल थी। हाँ, वो कहती थी कि उसको उस कत्ल पर ये बहुत ज़्यादा खुश है, वो उसको किसी की परेशानी नहीं है, क्योंकि अच्छा काम किया है कि मुझे एक बेगैरत जो है वो शौहर से निजात मिल गई है, वो खुश है उस पर। जी बताइएगा कि एहसान का क्या बयान था? एहसान जो कह रहा है कि मैंने गैरत, तो वो तो उसकी बीवी नहीं थी, उसके घर की औरत नहीं, तो ये कैसी गैरत है कि उसने गैरत के नाम पे एक मर्द को ही कत्ल कर दिया? हाँ, उसकी तो औरत नहीं थी, लेकिन बस वो जो इश्क की वजह से उन्हें ये काम किया है और उन्हें ज़्यादा खर्च भी किए थे, पर मजबूर हो गया कि चलो उसको अपनाने के लिए बस यही एक रास्ता है, उसको रास्ते से हटा दें, तो ये उन्हें ये रास्ता इख्तियार कर लिया।
कि आखिर में इन दोनों का ये बयान है कि ये जब इनकी सज़ा पूरी हो जाएगी, अभी पहले तो ये बताएं कि उनको कहाँ भेजा गया है, ये बता दें, उनको सज़ा हुई है, क्या हुआ है? अब वो दोनों जब सेंट्रल जेल चले गए हैं, दोनों का यही बयान है कि जेल से छूटने के बाद जो है उनकी शादी का इरादा है दोनों का, क्योंकि वो औरत कहती है कि एक गैरतमंद कातिल है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने मुझ पर गैरत किया है, तो उसने मुझे एक बेगैरत शौहर से निजात दिलाई है। छूटने के बाद उन दोनों का जो है इरादा है शादी का, कि वो दोनों शादी कर लेंगे। बच्चों के बारे में, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, और बच्चों के बारे में वो औरत क्या कहती है? क्या एक माँ अपने बच्चे छोड़ के जेल गई है, उसने ये नहीं सोचा मैंने अपना घर उजाड़ दिया, शौहर को मरवा दिया? उन्होंने शौहर तो मरवा दिया, बच्चे जो चाचा के पास है, वो उनकी परवरिश कर रहे हैं, इससे उसको कोई फिक्र नहीं है कि बस उन्होंने कि मेरी ज़िंदगी जो है वो उन्हें तबाह कर दी है, उनका भी रखने वाला है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुजरात में पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान खूनरेज़ मुकाबले की कहानी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पुलिस का काम है अवाम की हिफाजत, लेकिन कई दफ़ा इस फ़र्ज़ की अदायगी में इन्हें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ता है। गुजरात के थाना ककराली में पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान होने वाले मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद और 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। रियाज रासिक इस वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं और तफसीलात बता रहे हैं कि ये मुकाबला कैसे हुआ। जी रियाज। जी, मैं इस वक्त मौज़ा खांज थाना ककराली का ये इलाका है, यहाँ पे मौजूद हूँ। आप 17 और 18 दिसंबर को दिन को रात को जो 17 घंटे का ये पुलिस मुकाबला यहाँ जारी रहा है, और मनशियात फरोश फैसल उर्फ फज्जी और अपने दीगर साथियों के साथ यहाँ पे पुलिस के साथ मुकाबला करता रहा है। और इस इलाके में तमाम इलाके को उनने पार्डन ऑफ किया था, और इसके इर्द गिर्द के देहात जो है बदर है, बटोर है और कटवार, और ये सारे गांव जो है इधर सारी रात जो है वो मुकाबला जारी रहा। और उन्होंने पुलिस ने तमाम लोगों को ये कह दिया था कि वो अपने अपने घरों में मुकीद रहें, कोई बाहर ना निकले, और सारी रात अक्का दुक्का मुख्तलिफ वक्फे से जो फायरिंग जारी थी। और सुबह जो तकरीबन 7:30 बजे 17 घंटे के बाद जब मुकाबला थमा तो पता चला कि फैसल और फज्जी जो है अपने 4 साथियों के समेत यहाँ पे जान बहक हो चुका है। और मेरा कैमरामैन ये अभी यहाँ दिखा देगा, ये जाए वक़ूआ में ये सामने आप देख सकते हैं कि ये एक उनका पहले दारा है, इसके पीछे डेरा है। यहाँ पे पुलिस की वो सीढ़ी जो लगी हुई है, पुलिस यहाँ से ऊपर चढ़ के गई थी, और वो जो मुजरमान इश्तिहारी थे वो यहाँ से फायरिंग करते हुए मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे फायरिंग के साथ उन्होंने ज़ख्मी किया। और इसके अलावा पुलिस ने यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे एक नौजवान तारिक अजीज़ जो पुलिस कांस्टेबल था वो शहीद हुआ है यहाँ पे, और इसके आमर शहजाद जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिससे अभी तक अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में वो दाखिल है। और 17 दिसंबर और जो शुरू होने वाला मुकाबला 18 दिसंबर सुबह 7:30 बजे को मुकम्मल हुआ है, और ये 17 घंटे का ये मुकाबला जारी रहा है। एक बहादुर पुलिस एहलकार की शहादत ने महकमा पुलिस को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन क्या पुलिस ने मुनशियात फरोशों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस इक़दाम किए हैं? रियाज रासिक इस वक्त शहीद एहलकार की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं शहीद के भाई और वालिदा से। आइए आपको सुनवाते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कब्र मौजूद है, ये तारिक शहीद की कब्र है ये, जिसने पुलिस में नौकरी करते हुए मंशियात फरोशों से मुकाबला करते हुए उनका नसूर का जो ख़त्म करते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी है। और आज इस कब्रिस्तान में यहाँ पे सुपुर्द खाक हैं और आराम कर रहे हैं। ये इनका पैगाम यही है कि शहीद जो होता है वो आवाम की खिदमत के लिए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करता है। यहाँ मैं इस वक्त तारिक अजीज़ शहीद जो कि पुलिस में कांस्टेबल था उसके घर में मौजूद हूँ। उन्होंने अपने अवाम की खिदमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके अवाम को सहूलत दी है कि वो अपने पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। इस वक्त यहाँ हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं जी कि आप बताइएगा कि तारिक अजीज़ कैसे थे और उनका बचपन कैसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक अजीज़ सर बड़ा अच्छा आदमी सी
बचपन तो लैके जवानी तक 5 टाइम नमाजी, बहुत अच्छा आदमी सी ते बड़ा अच्छा ਉਹਦਾ बचपन भी गुजरिया ते माशाअल्लाह आखरत भी अल्लाह दी ज़ात ने ਉਹਨੂੰ बहुत अच्छी ਦਿੱਤੀ है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨੂੰ रुखसत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह असी खुश हैं जनाब। अच्छा, आप बताइएगा कि तारिक अजीज़ का शादीशुदा था और उसके कितने बच्चे? तारिक अजीज़ सर शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, 3 बेटियाँ हैं छोटी, 10 साल का बड़ा बेटा है और बच्चियाँ जो हैं वो छोटी हैं, पढ़ रहे हैं। 4 क्लास में बेटा पढ़ रहा है और 3री क्लास में बच्ची पढ़ रही है, बाकी 2 अभी स्कूल नहीं जाती। आप ये बताइएगा क्या पुलिस ने या कोई हुकूमत पंजाब ने कोई इस सिलसिले में जो शहीद के जो होते हैं लाजमात वो आपको अदा किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहब गुजरात, RPO साहब गुजरांवाला, उन्होंने स्पेशल मुझे फ़ोन करके बताया कि बेटा आपने कोई जो है ना उधर दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने, सारी टीम जो मेरी टीम है वो सारा काम देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं मुतमिन हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका पुलिस वालों के लिए या लॉ एंड फोर्सेस दूसरी फोर्सेस के लिए क्या पैगाम? सर जो जिस बंदे ने वर्दी पहन ली है अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी इंतज़ार में है अल्लाह पाक मुझे शहादत दे। तारक भाई की भी ये असरत थी, मुझे अल्लाह शहादत दे, अल्लाह पाक ने उसकी शहादत कबूल की है। हम तमाम जितने अफसरान हैं, जितने हमारे पुलिस मुलाजमीन हैं, जितने भी लॉ एंड आर्डर के अफसरान हैं, वो सारे यही चाहते हैं हमें शहादत का रुतबा मिले और अल्लाह पाक ने तारक अजीज़ की वो दुआ जो है कबूल की है। जी हम यहाँ जिनसे भाई से तारिक अजीज़ के भाई से बात हुई है, अभी यहाँ अम्मा जी उनके मौजूद हैं, हम अम्मा जी से बात करते हैं कि अम्मा जी आप बताइएगा कि तारिक अजीज़ जो है वो कैसा बच्चा था और आप क्या समझती हैं कि शहादत हुई अल्लाह ताला की तरफ से? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है जी, बड़े मतलब प्यारा भी आहा, अच्छे भी आहा ते दूजे नंबर ते बई काम जरा ना वो मतलब अपना यही गल करदा, अम्मी जे मनु गोली लगे तो मनु पिछू ना लगे, मनु अगों लगे गोली ते मैं शहादत लेना चाहना, बई मैं मतलब ये काम करना पिया पुलिस दे विच, मेरे वास्ते तुसी दुआ मंगया करो। मुनशियात फरोशों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस की मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। रियाज रासिक ने पुलिस हुक्काम के साथ बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह के यहाँ पे ये मैं इस वक्त DSP खारियाँ सर्कल मलकर फान सफदर के पास मौजूद हूँ। इन्होंने हंज में मंशियात फरोश फैसल और फजी का ऑपरेशन किया था और आपको पता है कि उस तरह मंशियात फरोश फैसल ने जो एक दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया था और दूसरे को ज़ख्मी किया था। हम इनसे पूछते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या थी और ये बताइएगा कि आपने उसके बाद क्या किया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसल और फैजी अंज ना सिर्फ मनशियात फ़रोश था, ये पुलिस जो ही उधर जाती थी उन पे फायरिंग करता था, लोगों को इसने यरगमाल बनाया हुआ था, लोगों के घर में जाके घुस के फायरिंग करता था, जो इसे कहता था कि ये हमारे गांव की बदनामी है, ये काम छोड़ दो, उनको भी ये फायर करता था जिसकी FIR दर्ज है। आप ये बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये मंशियात फरोशी का काम करता था, उसके बाद ये पुलिस को कब से मतलब? ये एक FIR तकरीबन 5-6 माह कबल थाना गुलियाना हुई है, उसमें भी ये PO है, उसने आ रहे थे गाड़ी में मंशियात लेके, एक इसका साथी था, पुलिस ने नाकाबंदी की तो उन पे इसने शदीद फायरिंग की और फायरिंग करते जब ये भागा तो अपने साथी को भी इसने मार दिया। उसमें भी ये PO है, उससे पहले 324 केस पे FIR हंज की, उसमें भी ये PO है और ये तकरीबन मुझे इधर तकरीबन 1.25 साल हो गया है। पहले तो ये लाला मूसा में चलान हुआ है, उसके बाद से अभी ये 5-6 माह से हमें मतलूब है। आप ये बताइएगा कि वो जो लड़का तारिक अजीज़ जो शहीद हुआ है कांस्टेबल, उसके बारे में बताइएगा वो कैसे शहीद हुआ था। और इससे पहले लाहौर पुलिस का एक इश्तिहारी था इसके पास, उधर उन्होंने रेड किया तो इसने उन पे भी फायरिंग की
और उनकी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तो हमने रेड वगैरह किए और उस वक्त ये भाग जाता था। काफ़ी मैंने ख़ुद रेड इस पे किए। अभी चंद दिन पहले इसने उधर गांव में एक इसके अगवा किया बंदा, एक पार्टी का अगवा करके ले गया। वो किसी तरीके से वापस कर दिया, उसकी FIR हुई। FIR के बाद इसने फिर उन पे अटैक किया और दोनों पार्टियों की आपस में शदीद फायरिंग हुई। और दूसरी पार्टी ने पुलिस को वो सदाकत वगैरह ने कॉल करके बुलाया। यूँ ही पुलिस पार्टी उधर गई साथ लीड लेके, तो इन्होंने उन पे दोनों पार्टियों ने मिल के फायरिंग करके हमारा मुलाजम एक शहीद कर दिया और एक को ज़ख्मी कर दिया। बताइएगा कि वो जब शहीद हुआ उसके बाद फिर पुलिस की क्या प्लानिंग हुई, तो क्या करना है? यूँ ही वो शहीद हुआ, मैं भी उसी वक्त मौका पे पहुंच गया। SP साहब मौका पे पहुंच गए। मौका पे पहुंच के हमने रेड वगैरह किए। तो दूसरे दिन शहीद के जनाजे के बाद जनाब RPO साहब गुजरांवाला ने मुझे बुलाया। DPO साहब और DSP हेडक्वार्टर ज़ीशान साहब, DSP सदर, और हमारी उधर मीटिंग हुई। वो पूरे एतमाद थे मुझ पे और टीम पे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप ये इसे हर तरह से 48 घंटों में पकड़ें। उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया इस पे ऑपरेशन करने। ये ऑपरेशन कितना टाइम जारी रहा, उसका क्या फिर रिज़ल्ट क्या निकला था? ये तकरीबन हम उधर रेड किया तो ये अपने घर में मौजूद था तकरीबन 3 बजे के करीब। अंदर से इसने शदीद फायरिंग की और खुशकिस्मती से हमारे मुलाजम जो हैं वो भाग के छतों पे हो गए। छतों पे जो हुए तो वो छत पे फिर ये पूरी तरह चढ़ नहीं सकता था, निकलता था वो सीढ़ियों से फायरिंग करता था। और छत पे ये अगर छत पे चढ़ जाता तो इसने बहुत ज़्यादा नुकसान करना था। इसी तरह फिर ये मुकाबला जारी रहा। इतने में 2 घंटे जारी रहा तो अंधेरा हो गया। अंधेरे में फिर अफसरान ने हमें कहा कि ज़रा एहतियात करनी है। मेरा मुसलसल रब्ता DSP AIG असद चीमा साहब के साथ था। वो भी हमें उन्होंने काफ़ी गाइड किया। वो बड़े समझदार पुलिस ऑफिसर हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक वेकअप कॉल है। क्या वो मुनशियात के घिनौने कारोबार को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे? आने वाले प्रोग्राम्स में इसका फॉलोअप जारी रखेंगे। यहाँ लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद थर में खुदकुशियों के बढ़ते हुए वाक़यात और पुलिस की खामोशी पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सहराए थर जहां भूख, गुर्बत और मसाइल ने लोगों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया है। गुज़श्ता 5 सालों में 620 खुदकुशियाँ रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं। अब्दुल गनी बजीर इस वक्त थरपारकर में मौजूद हैं और हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं। जी अब्दुल गनी। सिंध का पसमानदा ज़िला थरपारकर 18 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ वैसे तो क्राइम का रेशो इंतहाई कम है, मगर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान मुबैना तौर खुदकुशी करार दिए जाने वाले वाक़यात में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 से साल 2024 तक 5 सालों के दौरान 620 अफराद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है और साल 2024 के दौरान 150 अफराद ने मुख्तलिफ वजूहात के बायस जो है वो मुबैना तौर इक़दाम खुदकुशी करते हुए मौत को गले लगाया है। ये लाशें थरपारकर के देही इलाकों से बंद कुओं से बरामद होती हैं और उसी के साथ ही जो रिवायती तौर पर झोपड़े बने हुए हैं उन्हीं से लटकती हुई लाशें बरामद होती हैं और उसी के साथ ही जंगलात से दरख्तों से लटकी हुई लाशें बरामद होती हैं, जिन्हें बाद में पुलिस अपनी तफ्तीश में जो है वो खुदकुशी करार देती है। ताहम इसके साथ ही इनका जो है वो लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि तमाम तर मरने वालों को जो जहनी मरीज़ करार दिया जाता है और साल 2024 के अंदर 150 जो खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं, तमाम तर वाक़यात में मरने वालों को जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न होना करार दिया गया है। तो इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मुबैना तौर पर खुदकुशियों के असबाब और इनकी तफ्तीश और ये वाक़यात कैसे पेश आते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इसके लिए हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ गाँवों में, देहातों में जाकर
उनके जो वर्षा हैं उनसे कि उनके प्यारों ने किस तरह से जो है मुबैना तौर पर इक़दाम ख़ुदकुशी किया है। और उसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुलिस ऑफिशल्स से कि वो ख़ुदकुशी के इन वाक़यात की किस तरह से तफ्तीश करते हैं और कैसे इन वाक़यात को जो है वो ख़ुदकुशी करार दिया जाता है। इन वाक़यात के पीछे गुर्बत, बेरोज़गारी और जहनी दबाव कार फरमा है, लेकिन क्या मकामी हुकूमत और पुलिस ने इन अमवात को रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाया है? अब्दुल गनी बजीर मौजूद हैं, एक शख्स के साथ जिनकी बीवी भी थर में ख़ुदकुशी करने वाली ख़वातीन में शामिल हैं। आइए उनका दुख सुनते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के नवाही गांव जोगलार में, जहां पर इस घर के अंदर 45 साला खातून की मुबैना तौर पर फंदा लगी लाश बरामद हुई थी। और इसी झुपड़े के अंदर आपको अंदर से दिखाते हैं कि लाश कहाँ लटकी हुई थी। मेरा कैमरामैन सजावल आपको दिखाए तो इस झुपड़े के अंदर सामने इनके शोहर के मुताबिक यहाँ पर जो है वो फंदा लगी लाश लटकी हुई थी, जिसको बाद में जो है वो पुलिस को इत्तला देने के बाद उतारेगी। ये थरपारकर के बासियों के जो रिवायती तौर पर झुपड़े हैं जहाँ जो कि मुकम्मल इनका घर होता है। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मुबैना तौर और ख़ुदकुशी का मर्तकब होने वाली खातून के शोहर। उनसे बात करते हैं कि अंकल आप बताएं कि क्या वजूहात थी और किस तरह से आपको इत्तला मिली कि लाश लटकी हुई है और वाक़या क्या था? वाक़या है ये कि वहाँ जो ना है माँ घर वाली थी, बस अगे एक दफ़ा खूब में गई तो वरे एक दफ़ा टंगानी हिना टीजी दफ़ा टंगानी हिना वस्कार हो माण्हू घरे अथो कोन, छोकिरियो एक अथो वॾो ओभर ऊंघाणो, बस उहे न आएगी उलेर। जी ये बता रहे हैं कि जो मेरी बीवी है उसने इससे पहले 2 बार जो है वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमने बचा लिया। घर के अंदर हम मौजूद थे और तीसरी बार जब हम खेत पर गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था तो पीछे ये वाक़या पेश आया। चाचा तव्हां इहो ॿुधायो त छा उनखे परेशानी हुई, ख़ुदकुशी छाजे करे कई? बस है न वो खुदा ख़बर है परेशानी। मैंने 8-5-6 साल से आया घर में मैंने एक आधी बीमारी सीमारी वही कोन थी, उनके करे अलाए छा ला, पर वो तो खुदा ख़बर है। तव्हां अस्पताल वगैरह आप उसको लेके गए, कभी दिखाया डॉक्टर को? डॉक्टर ने दिखाया, पर मिनी ठीक है हुए दवाएं कराए वो मिनी पण आई, पर उन साल में चक्कर से ये कुदरती बस। जी ये बताते हैं कि इनको घरेलू परेशानियां थी और जो खातून थी उसको जहनी और नफसियाती तौर पर बीमारी लाहक थी और मुतअद्दिद बार इन्होंने कोशिश की डॉक्टर्स को भी दिखाने की, लेकिन उनकी जो मर्ज़ है वो जो उनका मुकम्मल तौर इलाज न हो सका और मुसलसल वो खातून मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की कोशिश करती रही और घर वाले उनको नफसियाती मरीज़ बताकर उनकी देखभाल करते रहे। लेकिन जब वो खेत पर चले गए तो पीछे से उन्होंने जो है वो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। अदाद शुमार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी के वाक़यात थर में रूनुमा हो रहे हैं। कहीं एक बाप बेटी और कहीं भाई बहन पीछे रह जाने वाले इस कर्ब से कैसे लड़ रहे हैं, कुछ और लोगों के तासुरात भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के नवाही गांव मतारो साउंड में, जहां पर वालिद ने अपनी कमसन बेटी मासूम बेटी के साथ मुबैना तौर में कुएं में छलांग कर ख़ुदकुशी कर ली। इस वक्त मौजूद हैं उनके बेटे हमारे साथ, उनसे मालूम करते हैं कि यह वाक़या कैसे पेश आया। मेरे अबू का नाम आमिर हसन था, वो मेरी छोटी बहन थी, उसको से जो उतरने वाला था वो आपके साथ लेकर गए, खूह में छलांग चलाई। मेरे तो पता नहीं हो कि मैंने उसके एक खूह में चला गया। फिर मैंने गांव वाले ने बताया ये खूह में क्या हुआ है, तो मैं गांव पे वो उस खूह पे गया। फिर मैंने देखा तो ये मेरे थे अबू है, ये छोटी मेरी बहन है, उसको लेके गए, उसके लाश घर पे आया। तो ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या सबब था, बाद में क्या पता चला कि किस वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? ये वाक़या ये इस वजह से था तो जो तो मैं 2 साल मेरी अम्मी बीमार थी, वो मर गई।
फिर मेरा अबू अकेला था, कमाने वाला वो मजदूरी करे जो को घर को संभाले, बेटों को संभाले। फिर मैं वो दिमाग नहीं कम कर रहा था, मैं क्या करूं, घर काम काज का कौन कम करे। जब एक दिन वो मजदूरी कर रहा था, दूसरा दिन घर का काम करता था। फिर मैं उसने काम नहीं करता था, फिर मैं परेशानियाँ था वो उस वजह से उसने खुदकशी की। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि वो जो छोटी बेटी थी उनका क्या कसूर था और आपकी नज़र में उसको क्यों साथ लेके गई? वो छोटी बेटी थी, उससे बड़ा प्यार करती थी, सीने पे पकड़ करके फिर मैं उसने खूब में छलांग दी। इसी गांव मतारो सांद के अंदर गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान कोई 10 से 11 मर्द व ख़वातीन ने मुबैना तौर पर मौत को गले लगाया है, जिनमें अक्सरियत जो है वो ख़वातीन की है। गांव के मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि ख़वातीन की जो अमवात हैं या मुबैना ख़ुदकुशी के वाक़यात हैं, उनके पीछे क्या असबाब हैं? सर, गुज़श्ता 2 साल में हमारे गाँव में 11 खुदकुशियाँ होती हैं। अच्छा, कुछ ये मसला है कि उस लड़कियों का वो जोड़ नहीं होता है, वो उस पे जोड़ पे शादी नहीं कर सकता है, ये मसला है। दूसरा मसला है उसको ज़हनी औरतें जो होती हैं ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, उस वजह से भी खुदकशी करते थे। ना, उन ज़हनी अमराज का क्या सबब हो सकता है, किस वजह से वो ज़हनी? सर, वो ज़हनी उस पर कोई जोड़ नहीं होता है, शादी नहीं होती है, उस जोड़ पे नहीं होती है, उस वजह से परेशान होती है, ससुराल वाले उसको तंग करते हैं, उस वजह से भी हो सकती है। और शादियों के क्या मसाइल हैं? मकसद क्या, पसंद की शादियां नहीं होती? और सिर्फ पसंद की बात नहीं है, वो जो आमने सामने वाला जोड़ है वो जोड़ नहीं होता है। बेटा छोटा होता है तो बेटी बड़ी होती है, बेटी बड़ी होती है तो बेटा छोटा होता है। उस वजह से वो जाती थी, वो ससुराल वाले कहते थे आप तो हमारे गांव में अजाब है, छोटी है, हमारा बेटा बहुत बड़ा है, या वो कहती है आप बड़ी है, हमारा बेटा छोटा है। और उसकी माँ जो होती है वो ज़हनी परेशानी सबब वो भी खुदकशी करते हैं। इस घर के अंदर 2 अफराद ने जो है वो मुबैना तौर ख़ुदकुशी की है। उनकी जो लाशें हैं वो फंदा लगी पाई गई। इनकी दादी मौजूद है, जिनके पोता और पोती ने इक़दाम ख़ुदकुशी किया है। तो उनसे बात करते हैं कि उनके मौत की क्या वजूहात थी। अम्मा, आप बताएं कि जो आपकी पोती थी मीना, उन्होंने ख़ुदकुशी की, क्या वजूहात थी उनकी, छा सबब हो? निगरी तो खाधी पासी चाहती पे मरी वियो, शादी जी पुछा पे कई, पोइ निगरी चे मूंखे परणाई तो मूंखे ॾींदा मेहणा माइट, मां वेचारी जीजल छा ॾे, तंहिं करी निगरी वञी फांसी खाधी। किथे फांसी खाधी? फांसी खाधी पके जे उन्हीअ पासे खबड़ में। तव्हांखे कीअं ख़बर पई? असांखे सुबुह जी ख़बर पई, खट ते निहारियां त निगरी आई कने खट ते। ये बता रही है कि इनकी जो पोती थी उनकी शादी तय थी और वो यतीम थी। उनकी हम शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जहेज़ का बंदोबस्त नहीं था और इनके समाजी रस्म व रिवाज के मुताबिक उनको जहेज़ देना भी बहुत ज़रूरी था। और लड़की को ख़दशा था कि वो अपने ससुराल जाएंगी तो उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, समाजी तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने शादी से पहले ही जो है वो मुबैना तौर पर, जो की दादी बता रही है कहानी के, उन्होंने ये इक़दाम ख़ुदकुशी किया है। इसी तरह से इनके एक पोता हैं, उन्होंने भी जो है मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी के मुर्तकिब हुए। इनसे बात करते हैं कि आपका पोता जो था जुमू नालो पोटे जो 12 महीना थिया हुआ डोसी के मरण के, पोइ भॼी वियो सिंध के, सिंध सां आयो पर वसकारे जे टाइम मींहुं कान वठो हो, 2-3 ॾींहं हिते आयो है, वञी फांसी खाधी हिते खबड़ में। अच्छा, वो अवांखे की ख़बर पई उनजी? असांखे सुबुह जी ख़बर पई, ॾिसां था टिंगाणो पियो खबड़ में। ये बता रही है कि इनका जो पोता था उनकी कहानी यह थी कि वो शादीशुदा थे और 1 साल कबल उनकी जो है वो बीवी, उनका इंतकाल हो गया था और वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन हम शादी नहीं करवा पा रहे थे और वो बज़िद थे और ज़हनी परेशानियों का शिकार थे और मुसलसल इस तरह की परेशानियों का इज़हार करते रहते थे। और एक दिन ये सुबह उठे तो इनको इत्तला मिली कि जो घरों के बराबर में जंगल है, दरख्त है, वहाँ से फंदा लगी लाश बरामद हुई। क्या
इन अमवात को रोकने के लिए थरपारकर पुलिस ने कोई हिकमत अमली बनाई है? अब्दुल गनी वजीर इस वक्त पुलिस इंचार्ज फोटो खान के साथ मौजूद हैं, आइए सुनते हैं। जी सर, ये बताइए कि इस साल में खुदकुशियों के कितने वाक़यात हुए हैं और जब वाक़यात ये पेश आते हैं तो आपका तफ्तीश का तरीक़ेकार क्या होता है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी वालों का, आप हमारे पास यहाँ आए मालूमात लेने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस साल में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के अंदर 150 सुसाइड के वाक़यात हुए, खुदकशी के वाक़यात हुए। उसमें जो है 24 जो है वो मुस्लिम है और 1 to 7 127 जो नॉन मुस्लिम है। तो ये वाक़यात जब होते हैं तो इनकी तफ्तीश के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं और किस तरह के वाक़यात होते हैं? जो मुबैना खुदकुशियाँ हो रही हैं ये कैसे होती हैं, कैसे आपको इत्तला मिलती है? नहीं, ये आप सही बता रहे हैं। तो जैसे मकसद हमारा स्टाफ इवन मिसाल PS नगर पार्कर पे मौजूद है, वहाँ पे फ़ोन आई कि फलाने गांव के अंदर या वहाँ पे कोलियों के जो छोटे गांव हैं उनको वांडिया बोला जाता है, उसके अंदर खुदकशी हुई है। तो हमारी टीम है, हमारा ASI है, मोबाइल है और उसके साथ में WPC जिसको हम बोलते हैं, सिंधी में चेखड़ वडो नंडो मुंशी या छोटा मुंशी उसको बोलते हैं, वो होता है। 1-2 उसके साथ कांस्टेबल हैं। ये पूरी टीम किट के साथ वहाँ पहुँचती है। वहाँ जैसे पहुँची है तो वो पहले तो अपनी वो जायज़ा लेती है कि आया यहाँ पे ये खुदकशी है या क्या हालात हैं, कोई मादी शहादत इनको मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद में वो डेड बॉडी की उनके साथ किट होती है, उसी में वो ज़मीन से और डेड बॉडी के पाँव के दरमियान में उसकी वो माप लेते हैं ना, भाई ये कितना फुट ज़मीन से ऊपर है अपनी जगह पे। वो सारा कुछ करने के बाद में डेड बॉडी को मकसद यही समझे कि गांव के अंदर ये डेड बॉडी किसी दरख्त में लटकी हुई है या थर के अंदर जो चूरे बने हुए थे उनके अंदर लटकी हुई है, तो वहाँ से उतारने का ये तरीका है अपनी जगह पे। बाज़ औक़ात ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये औरतें जो है वो कुएँ के अंदर चली जाती हैं। कुएँ के अंदर चली जाती हैं तो वो कुएँ के बाहर औरत के 2 चप्पल पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे जैसे हमारी टीम पहुँचती है तो वो वहाँ जाके पहले तो कुएँ के आस पास जो भी गांव के लोग हैं वो दूर खड़े रहते हैं। इतला देने के बाद वो कोई नज़दीक नहीं जाते। तो हमारी जो जैसे टीम वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कुएँ के आसपास किसी दूसरे बंदे के पाँव के निशानात, रेत के लायक है, रेत के लायक में पाँव के निशानात तो 2-4 दिन तक पड़े रहते हैं। तो पाँव के निशानात वगैरह या ऐसी कोई चीज़ वगैरह मिल जाए, कोई ऐसी क्लू मिल जाए जिससे पता पड़े कि ये खुदकशी है या कत्ल किया हुआ है, वो देखने के बाद में उसका जो है जो लेडीज़ आई है घर से, जो औरत आई है, जो लड़की आई है घर से, उसका वो उल्टा पाँव का निशान उठा के बैक साइड में जाते हैं। तो कैसे पता चलता है कि ये खुदकुशी है या कत्ल है, ये आप किस तरह से तयन करते हैं? ये है ना, ये तो वाज़ेह वहाँ हो जाता है ना, ऑन स्पॉट पे जैसे जाते हैं ना, ऑन स्पॉट पे जाते हैं तो पता पड़ जाता है कि ये खुदकुशी है या इसको किसी ने कत्ल किया है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि वो जैसे घर के अंदर सास और बहू का तकरार और उसमें वो फरमाइशें या उनके घरेलू तकरार की वजह से उस लड़की को कत्ल किया जाता है। फिर कत्ल को छुपाने के लिए उसकी गर्दन में रस्सी डाल के चौरे के अंदर या बाहर लटकाया जाता है। वो तो उसके तो वाज़े निशानात पता पड़ जाता है कि ये क्या मसला है अपनी जगह पे। वो हमारी जो टीम है वो उसमें वो सारे एक्सपर्ट बंदे हैं अपनी जगह पे, उनको तफ्तीश में उनको सारा पता पड़ जाता है कि आया ये खुदकशी है या कत्ल करने के बाद में। पोस्टमार्टम के मुतालिक बताया जाता है कि जो खुदकुशी के मुबैना खुदकुशी के वाक़यात में पोस्टमार्टम बहुत ही कम होता है। पुलिस वर्षा के बयानात पे इक्तफ़ा कर लेती है, उनको ज़हनी मरीज़ करार दे देती है। तो इसमें पोस्टमार्टम लाजमी क्यों नहीं करवाया जाता तमाम तर वाक़यात का? नहीं, ये तो जैसे है ना मकसद पोस्टमार्टम तो हमारे अफसरान की तरफ से भी हिदायत है कि ऊपर कोर्ट की तरफ से हिदायत है कि पोस्टमार्टम लाजमी है। पोस्टमार्टम के लिए तो हम चाहे लेडीज़ हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका पोस्टमार्टम हम लाजमी कराते हैं। लाजमी है नहीं, आओ कराते हैं। उसमें कुछ इन्फ्लुएंस आ जाते हैं बीच में, फ़ोन वगैरह हमें भी आते हैं। किसके फ़ोन आते हैं मकसद उसके पोस्टमार्टम को रुकवाने के लिए?
वो जो उनके करीब रिश्तेदार होते हैं या कोई गांव का वडेरा होता है या कोई उनका पॉलिटिशियन कोई उनका रिश्तेदार वगैरह कोई होता है या उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके फ़ोन आ जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारे अफसरों को भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें ये कायल करना पड़ता है कि भाई ये पोस्टमार्टम लाजमी आया, कल को ये खून साबित हो गया तो ये तुम्हारी डेड बॉडी दोबारा खुलेगी। नाजरीन, जराइम और समाजी मसाइल का ये सिलसिला हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। पेशावर में इश्क के नाम पर कत्ल हो या गुजरात में पुलिस की कुर्बानी या थर में बढ़ती हुई खुदकुशियाँ, ये तमाम वाक़यात हमारे माशरती, कानूनी और इखलाकी ढांचे पर सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। क्या हम एक ऐसा माशरा तश्कील दे सकते हैं जहाँ इंसाफ, बर्दाश्त और तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स का हक़ हो? जुराइम के खिलाफ आवाज़ उठाना और मजलूमों के लिए इंसाफ का मुतालबा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, मोहतात रहें और मजलूमों का साथ दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।